हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे होमोपोलीसैकेराइड्स के बारे में। पार्ट 3 तक हम पढ़ चुके थे मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड के बारे में। जो पॉलीसैकेराइड होते हैं उसके फर्दर दो टाइप होते हैं, उनमें से एक जो टाइप है अपने पास होमोपोलीसैकेराइड, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। तो जो पॉलीसैकेराइड है उनको सिंपली एक टर्म दी जाती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकेंस। जो ग्लाइकेंस है वो सिंपली वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए? पॉलीसैकेराइड्स के लिए। अब ये पॉलीसैकेराइड्स किस चीज के बने होते हैं? तो हमने पढ़ा था मोनोसैकेराइड्स के अलावा जो सैकेराइड है जैसे डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड, उसमें मोनोसैकेराइड की यूनिट आपस में जुड़ी होती है। अब बात आती है जो मोनोसैकेराइड जुड़ी होती है उनके अलावा भी कुछ हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है। क्या हो सकता है? उनके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? उनके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। अब डेरिवेटिव का मतलब होता है अगर अगर किसी मोनोसैकेराइड में कोई ग्रुप जुड़ जाता है, अगर किसी मोनोसैकेराइड में कोई ग्रुप जुड़ जाता है, कोई ग्रुप अगर उसमें ऐड हो जाता है, फिर जो स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। कहने का मतलब है ऐसे स्ट्रक्चर जो कि मोनोसैकेराइड से मिलकर बनते हैं या मोनोसैकेराइड्स में कुछ ऐड होने के बाद या फिर कुछ निकलने के बाद जो बनते हैं उनको क्या बोलेंगे? उनका डेरिवेटिव बोल देंगे। तो मोनोसैकेराइड के रिपीट होने से या फिर मोनोसैकेराइड के डेरिवेटिव को रिपीट होने से जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड बोलेंगे। उसके बाद जो मोनोसैकेराइड या फिर उनके डेरिवेटिव की जो यूनिट है वो आपस में जुड़ी होती है किस बॉन्ड के साथ? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या करेगा? इन यूनिट्स को जोड़ने का काम करेगा। जो पॉलीसैकेराइड है उनका जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या रहता है? या तो स्ट्रक्चरल फंक्शन रहता है या फिर स्टोरेज ऑफ एनर्जी का भी वो काम करते हैं। कैसे? जैसे हमने पढ़ा था सेलुलोज क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है। हमने पढ़ा था कि जो सेलुलोज है वो प्लांट सेल की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। अब सेल वॉल क्या है? उसकी एक स्ट्रक्चर का पार्ट है। मतलब कि जो सेलुलोज है वो प्लांट सेल की स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल रोल भी उनका देखने को मिलता है। उसके साथ बताया गया है स्टोरेज ऑफ एनर्जी का भी वो काम करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल पढ़ा था ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन क्या है? एक पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है। और ये क्या होती है? एनर्जी स्टोरेज फॉर्म होती है। क्या होती है? एनर्जी स्टोरेज फॉर्म होती है किस में? एनिमल्स के अंदर। एनर्जी स्टोरेज फॉर्म होती है किस में? एनिमल्स के अंदर। ये हमने पहले पढ़ा था। तो एनर्जी की स्टोरेज के लिए और स्ट्रक्चरल रोल के लिए भी इनका जो फंक्शन है वो जाना जाता है। उसके बाद है जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो लीनियर भी हो सकते हैं या फिर ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। हो सकता है एक सिंपल सीधी लाइन में मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़ी हो। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी क्या हो? आगे ब्रांचिंग निकली हुई हो। तो ऐसे क्या हो सकता है? ये लीनियर एज वेल एज ब्रांच्ड दोनों हो सकते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है जो प्रोटीन्स है या फिर न्यूक्लिक एसिड है वो कैसे पॉलीमर होते हैं? लीनियर। मतलब कि वो हमेशा एक सिंगल लाइन में ही देखने को मिलेंगे। अब बात आती है जो पॉलीसैकेराइड है उनमें ब्रांचेज होने का रीजन क्या है? कि प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड में या न्यूक्लिक एसिड में तो हमने देखा लीनियर स्ट्रक्चर रहती है, लेकिन पॉलीसैकेराइड में वो ब्रांच भी हो सकती है। तो उसका रीजन ये है कि जो पॉलीसैकेराइड्स है उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो कहां पर बन जाते हैं? कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है मोनोसैकेराइड का उसी पर वो क्या करते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे जैसे मान लेते हैं ये कोई एक लीनियर चेन है किसकी? पॉलीसैकेराइड्स की। क्या है? यहाँ पे काफी सारी मोनोमर यूनिट जुड़ी हुई है, मोनोसैकेराइड की यूनिट जुड़ी हुई है। अब मान लेते हैं ये वाली जो मोनोसैकेराइड यूनिट है इसका इसका OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो यहाँ पर फ्री है। तो क्या होएगा? जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा हो सकता है इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का यूज करके यहाँ पे एक अलग से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बने और यहाँ पर और यूनिट जो है मोनोमर की वो जुड़ना स्टार्ट करते हैं और इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगी? ब्रांचिंग निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से पॉलीसैकेराइड ब्रांच्ड स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। उसके बाद है पॉलीसैकेराइड्स जो है उनके दो टाइप देखने को मिलते हैं। दो टाइप पॉलीसैकेराइड्स के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरा है अपने पास हेटेरोपॉलीसैकेराइड। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे होमोपॉलीसैकेराइड के बारे में। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।
अब देखते हैं होमो पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं। जहां पर भी होमो वर्ड आएगा, जहां पर भी होमो वर्ड आएगा उसका मतलब होता है सेम। क्या होता है? सेम। अब यहाँ पे सेम का क्या मतलब है? अगर अगर मोनोसेकेराइड यूनिट जो है वो सेम टाइप की है या फिर सिंगल टाइप की अगर है तो उसको हम बोल देंगे होमो पॉलीसेकेराइड। जहां पर भी हेट्रोपोलीसेकेराइड या फिर हेट्रो वर्ड मिलेगा, सिंपल, जहां पर भी हेट्रो वर्ड मिलेगा उसका मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट। तो टर्म से ही पता चलता है, होमो मतलब सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। अब बात पॉलीसेकेराइड की चल रही है, तो ऐसी पॉलीसेकेराइड या ऐसी सेकेराइड जिसमें सेम टाइप की मोनोसेकेराइड प्रेजेंट हो, या फिर हम इसको कैसे बोल सकते हैं, ऐसे सेकेराइड जिसके हाइड्रोलिसिस होने पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप की मोनोसेकेराइड हमको मिले, उसको हम क्या बोल देंगे? होमोपोलीसेकेराइड बोल देंगे। दूसरा अपने पास हेट्रोपोलीसेकेराइड। इनको हम डिफाइन करेंगे कि ऐसे सेकेराइड जिनकी हाइड्रोलिसिस होने पर एक मिक्सर मिलेगा, किसका? कुछ एक मोनोमर्स का या फिर मोनोसेकेराइड का। अब अगर अगर यहाँ पर एक ही टाइप के मोनोसेकेराइड होते तो हमको मिक्सर ना मिलने की वजह क्या मिलता है? सिर्फ एक सिंगल टाइप मिलता। तो हम कह सकते हैं कि जो हेट्रोपोलीसेकेराइड है उसमें जो मोनोमर प्रेजेंट होते हैं या मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं वो मोर देन वन टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? मोर देन वन टाइप के होते हैं। तो एक से ज्यादा टाइप के अगर मोनोसेकेराइड प्रेजेंट है तो हेट्रोपोलीसेकेराइड, सेम टाइप के सिंगल टाइप के मोनोसेकेराइड प्रेजेंट है तो होमोपोलीसेकेराइड। जो होमोपोलीसेकेराइड है उनका जो नाम रखा गया है, जो नेमिंग की गई है उनकी, वो किसके बेस पे की गई है? जो अपने पास मोनोसेकेराइड प्रेजेंट है उसमें उसके नेचर पर डिपेंड उसकी नेमिंग करती है। जैसे जो ऐसे पॉलीमर जो कि ग्लूकोज के बने होते हैं उनको सिंपल नाम दे दिया गया ग्लूकन्स, और जो फ्रक्टोज के बने होते हैं उनको नाम दे दिया गया फ्रक्टोसेंस। तो ऐसे हम इनकी नेमिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम एक एक करके होमोपोलीसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला है स्टार्च। सबसे पहला कौन सा है? स्टार्च। अब स्टार्च के बारे में सबसे पहली बात जो है, ये एक रिजर्व फॉर्म है, मतलब कि हम बोल सकते हैं ये स्टोरेज फॉर्म है। क्या है? स्टोरेज फॉर्म है। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। इट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। सेकंड है, इट इज मोस्ट वाइडली या मोस्ट इंपोर्टेंट डाइटरी सोर्स। डाइटरी सोर्स है सबसे इंपोर्टेंट देखा गया है। प्रेजेंट किस में होता है? सीरियल्स में, रूट्स में, ट्यूबर्स में और वेजिटेबल्स में ये प्रेजेंट होता है। जो स्टार्च है अपने पास, इसकी जो यूनिट है एक ही टाइप की यूनिट होगी, और वो एक ही टाइप की यूनिट क्या है? डी ग्लूकोज यूनिट है। कौन सी है? डी ग्लूकोज यूनिट है। जुड़ी किस बॉन्ड से होती है? पहले ही पढ़ा था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। और ग्लाइकोसिडिक में भी क्या है? यहाँ पे अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। जो स्टार्च है उसको सिंपल नाम क्या दे दिया गया है? ग्लूकोसन और ग्लूकेन। तो ये सिंपल नाम दे दिए गए हैं। उसके बाद है जो स्टार्च है वो एक्चुअल में किस चीज की बनी होती है? जो स्टार्च है उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? दो पॉलीसेकेराइड कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। पहला होता है वाटर सोल्यूबल और दूसरा होता है वाटर इनसोल्यूबल। अब बात आती है वाटर सोल्यूबल को क्या बोलते हैं? तो जो वाटर सोल्यूबल है उसको बोलते हैं अमाइलोज, और जो वाटर इनसोल्यूबल है उसको क्या बोलते हैं? अमाइलोपेक्टिन। देखो इसको समझोगे, एक वर्ड अपने पास सोल्यूबल और दूसरा है इनसोल्यूबल। तो इनको याद करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, एक बार पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। तो सोल्यूबल कौन सा है? अमाइलोज। और इनसोल्यूबल कौन सा है? अमाइलोपेक्टिन। याद कैसे करेंगे? देखो इसकी लेंथ जो है वर्ड की वो कितनी है? कितनी है इसकी? यहाँ पे इसमें कितने वर्ड हैं या कितने अल्फाबेट है? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें है 7, और इसमें कितने हैं? 7 + 2 9। यहाँ पर कितने हैं? 6। यहाँ पर कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 3 3 2 11। तो देखो जो संख्या कम है, जो कम अल्फाबेट है उसका कॉम्बिनेशन बनेगा कम अल्फाबेट से। मतलब कि जो अमाइलोज है, अमाइलोज में कम है, अमाइलोपेक्टिन में ज्यादा है, तो इसका कॉम्बिनेशन सोल्यूबल का किससे बनेगा? अमाइलोज से बनेगा। और जो जिसमें ज्यादा अपने पास क्या है? अल्फाबेट है, उसका कॉम्बिनेशन ज्यादा वाले से बनेगा, तो इनसोल्यूबल किसके साथ आ जाएगा? अमाइलोपेक्टिन के साथ आ जाएगा। तो सोल्यूबल को कनेक्ट कर दोगे किससे? अमाइलोज से। तो अमाइलोज जो है, अमाइलोज क्या रहेगा? सोल्यूबल रहेगा। और इनसोल्यूबल कौन सा है?
अमाइलोपेक्टिन है। उसके बाद बताया गया है जो अमाइलोज है वो क्या है, एक लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन है। क्या है? लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन है, उसके अंदर ब्रांचिंग नहीं है। और उसके अंदर जो यूनिट जुड़ी होती है ग्लूकोज की, वो किस बॉन्ड से जुड़ी होती है? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी होती है। दूसरी बात बताइए, जो अमाइलोपेक्टिन वो कैसी है? ब्रांच्ड है। क्या है? ब्रांच्ड चेन है। और ब्रांचिंग पे जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेगा उसकी पोलैरिटी क्या रहेगी? अल्फा 1,6 रहेगी। क्या रहेगी? अल्फा 1,6 रहेगी। उसके साथ साथ हम बोलेंगे जो ब्रांचिंग है उसमें तो क्या रहेगी? अल्फा 1,6। लेकिन अमाइलोपेक्टिन में भी एक मेन चेन होगी, और उस मेन चेन में जो बॉन्डिंग मिलेगी वो कैसी मिलेगी? 1,4 सेम मिलेगी जो कि अमाइलोज में थी। देखो बॉन्डिंग में क्या समझा हमने? बॉन्डिंग में जो लीनियर स्ट्रक्चर है, जो लीनियर है वहां पर कौन सी मिलेगी? अल्फा अल्फा 1,4 अल्फा 1,4 मिलेगी। और जो ब्रांचिंग है, जो ब्रांचिंग पॉइंट है, ब्रांचिंग पॉइंट पे कौन सी मिलेगी? अल्फा 1,6 मिलेगी। तो ये दोनों बात आपको याद रखनी है। अब बात आती है, देखो अगर लीनियर है, लीनियर किस में मिलेगी? सिर्फ अमाइलोज में। तो अमाइलोज में सिर्फ कौन सी बॉन्डिंग मिलेगी? अल्फा 1,4। दूसरा अपने पास अमाइलोपेक्टिन। अब जो अमाइलोपेक्टिन है, अमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच स्ट्रक्चर है, ब्रांचिंग है उसमें, लेकिन उसमें जो मेन लीनियर चेन है वो भी इंक्लूड है और ये ब्रांचिंग भी। तो इसमें दोनों बॉन्डिंग मिलेगी कौन सी? अल्फा 1,4 भी और अल्फा 1,6 भी दोनों मिलेंगी। तो यहाँ पे यही बताया गया है जो अमाइलोपेक्टिन है वो क्या होती है? ब्रांच्ड होती है, और उसकी ब्रांचिंग पर जो मिलेगी बॉन्डिंग वो रहेगी अल्फा 1,6, और बीच में जो रहेगी अल्फा 1,4 रहेगी। उसके बाद बताया गया यहाँ पे जो स्टार्च है उसको हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं किस एंजाइम के साथ? अमाइलेज के साथ। जो अमाइलेज होता है वो उसके दो सोर्स देखने को मिलते हैं, हो सकता है वो पैनक्रियाज से निकला हो सकता है वो सलाइवरी ग्लैंड से निकला हो। तो स्टार्च को हाइड्रोलाइज करने का जो काम करते हैं वो क्या हो सकता है? पैनक्रिएटिक अमाइलेज भी हो सकता है और सलाइवरी अमाइलेज भी हो सकता है। अब बात आती है जो स्टार्च है, स्टार्च के डिग्रेड होने से या हाइड्रोलाइज होने से जो बनेगी स्ट्रक्चर उसको हम क्या बोलते हैं? डेक्सट्रीन बोलते हैं। डेक्सट्रीन के बाद क्या बनेगा? माल्टोज, और माल्टोज के बाद क्या बनेगा? ग्लूकोज। तो मतलब कि जैसी स्टार्च टूटेगी उसके कंपोनेंट बनते रहेंगे, एक स्ट्रक्चर बनेगी डेक्सट्रीन, लास्ट में बनेगी माल्टोज और सबसे लास्ट में बनेगी ग्लूकोज। अमाइलेज जो है, अमाइलेज एक्ट करता है किसके ऊपर? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ऊपर। जैसे मान लेते हैं अमाइलोपेक्टिन की जो स्ट्रक्चर है, अमाइलोपेक्टिन जो है उसमें दो टाइप की बॉन्डिंग हमने पढ़ी है, कौन कौन सी? अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6। लेकिन जो ये अमाइलोज एक्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ किस पे करेगा? अल्फा 1,4 पर एक्ट करेगा, ब्रांचिंग एंड के ऊपर वो कोई एक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखा रखी है आपको, ऊपर दिखाई गई है अल्फा अमाइलोज की। अल्फा अमाइलोज में जो अपने पास बॉन्डिंग है वो कौन सी है? अल्फा 1,4 देखने को मिलेगी। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और ये एक ऐसे लीनियर चेन यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद है अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोपेक्टिन है उसमें भी जो नीचे दी गई है वो क्या है? मेन चेन है। मेन चेन में जो बॉन्डिंग मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? 1,4 मिलेगी। कौन सी मिलेगी? 1,4 मिलेगी। और जो ब्रांचिंग है, जैसे ये ब्रांच यहाँ से निकली हुई है ऐसे, इस ब्रांच पे कौन सी मिलेगी? 1,6 मिलेगी। 1,6 मिलेगी। तो 1,6 मिलेगी ब्रांचिंग पे, और मेन चेन पे कौन सी मिलेगी? 1,4 मिलेगी, अल्फा 1,4 मिलेगी। तो यहाँ पे ये बॉन्डिंग का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आता है डेक्सट्रीन्स। अभी हमने पढ़ा जो स्टार्च है उसका हाइड्रोलिसिस जब होता है तो एक स्ट्रक्चर बनती है, उसको हमने नाम दे दिया डेक्सट्रीन्स। तो डेक्सट्रीन जो है वो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है किसका? स्टार्च का। जब स्टार्च पर कौन एक्ट करता है? अमाइलेज एंजाइम उसके ऊपर एक्ट करता है। अब हम बोल सकते हैं कि अमाइलेज एक्ट करे, या फिर हम उसको ऐसा भी कर सकते हैं कि जो अपने पास स्टार्च है उसको डाइल्यूट एसिड के साथ हम हाइड्रोलाइज करवा दें। उसके बाद बताया गया जो स्टार्च है वो जब सीक्वेंसली हाइड्रोलाइज किया जाएगा तो डिफरेंट डेक्सट्रीन बनेंगे, और एट लास्ट माल्टोज और ग्लूकोज में वो कन्वर्ट हो जाती है। उसके बीच में जो अपने पास इंटरमीडिएट बनेंगे उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? आयोडीन कलरेशन के साथ। आयोडीन कलरेशन के साथ हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब कि आयोडीन टेस्ट हम करेंगे। क्या करेंगे? आयोडीन टेस्ट करेंगे।
आयोडीन टेस्ट जब करेंगे उससे हम देखेंगे कि कौन सी यहाँ पे फॉर्म उसकी बनी हुई है। जैसे मान लेते हैं जो अपने पास आयोडीन टेस्ट लगाने के बाद उसका कलर कैसा आ गया, ब्लू। अगर आयोडीन टेस्ट के बाद ब्लू कलर आता है तो हम बोलेंगे वो अपने पास क्या है, सोल्यूबल स्टार्च है। लेकिन अगर उसका कलर आता है वायलेट तो हम बोलेंगे उसके अंदर क्या है, वो अमाइलोडेक्स्ट्रीन है। लेकिन रेड कलर जब आ गया तो उसको बोलेंगे इरिथ्रोडेक्स्ट्रीन है। और अगर कोई कलर नहीं आया तो उसके अंदर कौन सी फॉर्म है, एक्रोडेक्स्ट्रीन। तो ये टर्म यहाँ पे विशेष दी गई है। इनमें से जो ब्लू कलर वाली है वो आपको जरूर याद रखनी है। यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल जाएगा, जहां पर भी इरिथ्रो वर्ड आएगा, इरिथ्रो का मतलब क्या होता है, रेड होता है। तो आयोडीन टेस्ट के बारे में भी आपको याद रखना है। उसके बाद है डेक्स्ट्रान। देखो ये दोनों कंफ्यूजिंग है, एक है डेक्स्ट्रीन, एक है अपने पास डेक्स्ट्रीन, और यहाँ पे क्या है, डेक्स्ट्रान। क्या है, डेक्स्ट्रान। तो आई और ए का सिर्फ डिफरेंस देखने को मिलता है। तो डेक्स्ट्रान क्या है एक्चुअल में, वो भी पॉलीमर है किसके, ग्लूकोज के। लेकिन ये प्रोड्यूस किए जाते हैं किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। जो डेक्स्ट्रन है, रेंस डेक्स्ट्रन जिसमें ए आया है, वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। लेकिन जो डेक्स्ट्रीन है वो क्या है, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है। क्या है वो, एक ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है किसका, स्टार्च का। इट इज द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च। स्टार्च के टूटने से जो बनता है वो है डेक्स्ट्रीन, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको प्रोड्यूस करते हैं वो है डेक्स्ट्रेंस। उसके बाद दिया गया है दे आर यूज्ड एज प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर के तौर पर डेक्स्ट्रांस को यूज किया जाता है कहां पर, इन ट्रांसफ्यूजन एंड क्रोमेटोग्राफी में भी इनका रोल देखने को मिलता है। उसके बाद आता है इनुलिन। जो इनुलिन है, इनुलिन के बारे में सबसे मेन बात जो याद रखनी है, ये किसका पॉलीमर है, फ्रक्टोज का पॉलीमर है। मतलब कि इसके अंदर जो यूनिट रिपीट होती है वो किसकी होती है, फ्रक्टोज की होती है। इसका सोर्स भी कई बार पूछा जाता है, ये किस प्लांट में होता है, तो ये डेलिया बल्ब्स में प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ गार्लिक और ऑनियन में भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, इनुलिन और इंसुलिन, इनुलिन और इंसुलिन दो सेम टर्म है। जो इंसुलिन है वो क्या होती है, प्रोटीन होती है। क्या होती है, प्रोटीन। लेकिन इनुलिन जो है, इनुलिन क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। क्या है, पॉलीसेकेराइड है। और पॉलीसेकेराइड किसकी बनी है, जो कि फ्रक्टोज की बनी है। तो हम सिंपली टर्म यूज कर सकते हैं, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, या फिर इनुलिन इज ए पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ फ्रक्टोज यूनिट्स। उसके बाद बताया गया है ये क्या होती है, वाटर में सोल्यूबल होती है। लेकिन जो अपनी बॉडी है वो इनुलिन को यूटिलाइज नहीं कर सकती। इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं किस लिए, असेसमेंट करने के लिए। किस चीज की असेसमेंट करनी, किडनी फंक्शन की। तो किडनी फंक्शन का अगर पता लगाना, उसकी असेसमेंट अगर करनी, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, इनुलिन का यूज कर सकते हैं। अब इनुलिन कैसे किडनी फंक्शन को असेस करने में हेल्प करेगी, तो वो करेगी थ्रू मेजरमेंट ऑफ जीएफआर। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसकी मेजरमेंट में वो हेल्प करेगी, जिसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि किडनी अच्छे से फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही। मतलब कि हम किडनी फंक्शन की असेसमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आती है ग्लाइकोजन। अब हमने पढ़ा था स्टार्च के बारे में, जो कि रिजर्व का काम करती थी या स्टोरेज फॉर्म का काम करती थी, किसमें, प्लांट्स में। उसके बाद अब है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन रिजर्व कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन किस में, एनिमल्स में। किस में, एनिमल्स में। तो ये दो रिजर्व फॉर्म हमने आज पढ़ी है, पहली है स्टार्च और दूसरी है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन किस में है, एनिमल्स में। किस में है, एनिमल्स में। और स्टार्च किस में है, प्लांट्स में। तो ये दोनों टर्म आपको याद रखनी है, कौन सी किस में है। कई बार क्या पूछ लिया जाता है, मान लेते हैं आपसे क्वेश्चन पूछा, विच विच फॉर्म ऑफ विच फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ स्टोरेज फॉर्म, या फिर डायरेक्ट विच फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज स्टोरेज फॉर्म इन द प्लांट्स। प्लांट्स में कौन सी फॉर्म है जो कि स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट का काम करेगी। आपके पास ऑप्शन दे दिए जाएंगे, स्टार्च, पहला मिलेगा स्टार्च, दूसरा ग्लाइकोजन,
तीसरा मिलेगा सेलुलोज, सेलुलोज, और चौथा मिलेगा अपने पास, मान लेते हैं कोई भी, मान लेते हैं काइटिन। तो आपको देखना है सबसे पहले, क्योंकि जो सेलुलोज है उसका जिक्र हम कई जगह देखते हैं, कई जगह सेलुलोज का जिक्र देखते तो हम सोचेंगे सेलुलोज क्या है, उसके अंदर स्टोरेज फॉर्म है, लेकिन सेलुलोज उसके अंदर स्टोरेज फॉर्म नहीं है। वो एक सेल वॉल का पार्ट है, जो प्लांट की सेल वॉल है उसका एक पार्ट है। जो स्टोरेज फॉर्म रहेगी अपने पास प्लांट्स में, वो क्या रहेगी, स्टार्च रहेगी। तो स्टार्च इसका सही आंसर रहेगा। एनिमल्स में अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी कार्बोहाइड्रेट है जो कि स्टोर होती है या स्टोरेज का काम करती है, तो वो रहेगी ग्लाइकोजन। इस वजह से ग्लाइकोजन को एक नाम दे दिया गया, वो क्या है, एनिमल स्टार्च, क्योंकि एनिमल में डिपॉजिट होने का काम कौन करती है, ग्लाइकोजन। तो यहां तक सब क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, इट इज प्रेजेंट इन हाई कंसेंट्रेशन इन लीवर। मेनली ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होती है, लीवर में प्रेजेंट होती है। लीवर के साथ साथ और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो मसल्स में और ब्रेन में भी ये प्रेजेंट होती है। उसके बाद बताया गया है, ग्लाइकोजन इज आल्सो प्रेजेंट या फाउंड इन प्लांट्स दैट डू नॉट पोजेस क्लोरोफिल। यहाँ पे बताया गया कि ऐसे प्लांट्स के अंदर भी ग्लाइकोजन मिलती है जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। एग्जाम्पल क्या दिए गए हैं, यीस्ट और फंजाई। यहाँ पे प्लांट वर्ड के मतलब कि प्लांट किंगडम के अंडर ही यीस्ट और फंजाई को काउंट किया गया है, लेकिन अगर 5 किंगडम के हिसाब से हम काउंट करें तो ये दोनों किसके अंदर चले जाएंगे, फंगस ग्रुप में चली जाएंगी। दे आर नॉट ट्रू प्लांट्स। उसके बाद है, द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू दैट ऑफ अमाइलोपेक्टिन। जो ग्लाइकोजन है उसकी स्ट्रक्चर मैच करती है किसके साथ, अमाइलोपेक्टिन के साथ। अमाइलोपेक्टिन क्या थी, एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर थी, क्या थी, ब्रांच्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है, अमाइलोपेक्टिन क्या थी, ब्रांच्ड थी। उसके बाद है उसके बाद है जो ग्लूकोज यूनिट है, वो किससे जुड़ी होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। वैसे ही दो टाइप की बॉन्डिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, अल्फा 14 और अल्फा 16। अल्फा 16 कहाँ पे मिलेगी, ब्रांचिंग पॉइंट पे मिलेगी। अल्फा 16 कहाँ पे मिलती है, ब्रांचिंग पे। बाकी जितनी भी जगह बचेगी लीनियर चेंज है उसमें कौन सी मिलेगी, अल्फा 14 मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे बता रखा है, द मोलिकुलर वेट एंड द नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट वेरी इन ग्लाइकोजन। देखो कोई भी ग्लाइकोजन है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट है और कितना उसका मोलिकुलर वेट है, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, सोर्स के ऊपर। कौन सा सोर्स, जिसके अंदर से हमने ग्लाइकोजन को निकाला है या फिर ऑब्टेन किया है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज का सबसे पहला जो पॉइंट बता रखा है, ये एक्सक्लूसिवली किस में मिलती है, प्लांट्स में मिलती है। जहां पर भी एक्सक्लूसिवली वर्ड मिलेगा मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ वहीं तक सीमित रहेगी। तो एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे मिलेगी, प्लांट्स में मिलेगी। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो आपको याद रखना, वो है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलता है, तो वो क्या मिलता है, सेलुलोज मिलता है। और ये हम पढ़ चुके हैं, प्लांट्स में सेलुलोज कहां पर प्रेजेंट होता है, उसकी सेल की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जो एनिमल की बॉडी होती है, जो ह्यूमंस इंक्लूडिंग ह्यूमंस, कोई भी एनिमल अगर है उसकी बॉडी में सेलुलोज टोटली क्या रहेगी, अब्सेंट रहेगी। अब बात आती है सेलुलोज किस चीज की बनी होती है, तो इसकी जो यूनिट मिलेगी वो क्या रहेगी, बीटा डी ग्लूकोज रहेगी। क्या रहेगी, बीटा डी ग्लूकोज। अब लिंकेज की बात करें तो लिंकेज कौन सा रहेगा, ये रहेगा बीटा 14। क्या रहेगा, बीटा 14। सिर्फ एक टाइप के ही यहाँ पे बॉन्डिंग मिलेगी क्योंकि ये क्या है, एक अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है, सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, या फिर कोई भी मैमल जो है, बोला गया सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती इंक्लूडिंग मैन। क्यों, क्योंकि अपने यहाँ पे कमी होती है एक ऐसे एंजाइम की जो कि तोड़ देता है, क्लीव कर देता है किसको, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की। क्योंकि अपने अंदर कौन सा अमाइलेज होता है, अल्फा अमाइलेज होता है। और जो अल्फा अमाइलेज है वो किसके ऊपर एक्ट करता है, अल्फा बॉन्ड्स के ऊपर ही एक्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि कुछ एक रूमिनेंट्स होते हैं या फिर कुछ एक हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी गट में।
उनकी गट में कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो कि तोड़ देता है किसको, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को। बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए वैसे किसी मैमल्स के अंदर एंजाइम नहीं होता, लेकिन जो रूमिनेंट्स और हर्बीवोर्स हैं उनकी गट में कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो कि बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने का काम कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया जो सेलुलोज है, सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस से एक डाइसेक्राइड बनती है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, उसका नाम है सेलोबायोज। और सेलोबायोज फर्दर टूट के किसका निर्माण करेगी या किसकी प्रोडक्शन करवाएगी, तो वो बनेगी किसमें, बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद बताया गया है कि देखो सेलुलोज हमने पढ़ा कि डाइजेस्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी उसकी क्या है, एक ग्रेट इंपॉर्टेंस है ह्यूमन के न्यूट्रिशन में। कैसे, जो सेलुलोज है एक मेजर कंस्टिट्यूएंट है किसका, फाइबर का, मतलब कि उसके अंदर काफी सारे फाइबर प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, एक नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट है, मतलब इसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। उसके बाद बताया गया है द फंक्शंस ऑफ डाइटरी फाइबर्स इंक्लूड डिक्रीजिंग द अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द इंटेस्टाइन। जो फाइबर है उनकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी, वो अब्जॉर्प्शन को कम कर देंगे, डिक्रीज करवा देंगे, किसका अब्जॉर्प्शन, कोलेस्ट्रॉल का और ग्लूकोज का। तो ये इसकी क्या रहेगी, इंपॉर्टेंस रहेगी। उसके बाद आता है काइटिन। जो काइटिन है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन यूनिट। देखो अभी हमने जो पॉलीसेकेराइड की डेफिनेशन पढ़ी थी, पॉलीसेकेराइड की डेफिनेशन में आया था या तो मोनोसेकेराइड की यूनिट रिपीट हो, या तो मोनोसेकेराइड की रिपीट हो, या फिर मोनोसेकेराइड के जो डेरिवेटिव हैं, जो डेरिवेटिव हैं उनकी जो है क्या हो, उनकी यूनिट रिपीट हो। तो यहाँ पर कोई डायरेक्ट अपने पास मोनोसेकेराइड रिपीट नहीं हो रही, यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, उसकी डेरिवेटिव, और वो डेरिवेटिव क्या है, एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन यूनिट। क्या है, एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन यूनिट है जो कि एक दूसरे से जुड़ी होती है, कौन से बॉन्ड से, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जोड़ता है किसको, एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन यूनिट्स को। और जो काइटिन है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, वो काइटिन कहाँ पर प्रेजेंट होती है, एक्सोस्केलेटल जो होता है किसका, कुछ एक इनवर्टिब्रेट्स का, जैसे इंसेक्ट्स का। तो डायरेक्टली आपसे पूछा जाए इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटल में कौन सी पॉलीसेकेराइड मिलती है, तो कौन सी आएगी, काइटिन। उसके साथ साथ जो काइटिन प्रेजेंट होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, फंजाई जो होती है उसकी सेल वॉल में भी प्रेजेंट होती है। तो ये मेन बात थी काइटिन के बारे में। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा होमो पॉलीसेकेराइड्स के बारे में।